तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें होती रहती हैं और इस वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो रहा है, लेकिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा मेरे भाई। आ गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डे 2 के साथ में मेरे भाई। लगभग फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कवर कर ली है। पहली जो यूनिट थी उसके अंदर हम लोगों ने लगभग 20 से 25 के करीब कवर किए थे और इसमें फिर हम लोग 20-25 कवर करने वाले हैं और ये 50 अगर आप सही से देख लेते हो तो पहली यूनिट में मजा काट दोगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बोरॉन के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए NLM के मान आपको बताने हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा N क्या है, L क्या है, M क्या है। समझिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग कोश कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्कर लगा रहा है, उसकी संभावना क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इसे जो संख्याएं बताती हैं उन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। लिखते हैं मेरे भाई N L M S से। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। बहुत आराम से हम आपको बता देंगे, समझना। जब भी कभी आपसे पूछे क्वांटम संख्याओं के मान, आज के इस क्लास में हम लोग ज्यादातर क्वांटम संख्याएं ही सीखने वाले हैं। क्वांटम संख्याओं के मान आपसे पूछे, टेंशन ना लेना। कह रहा बोरान का 5वां इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले विन्यास बनाना आना चाहिए। हमने आपको गाना याद करवाया था। क्या गाना था बोलो? अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। गा के याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। बोलिए, अरे 1s2 2s2, जरा सुर में हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। ये क्या है? ये अफवाह का नियम है मेरे भाई। 11वें क्लास में सुना होएगा। तो आ जाओ बताओ, बोरान का नंबर कितना होता है? 5 होता है। 5 नंबर, जितना जिसका नंबर होएगा उतने होंगे इलेक्ट्रॉन। इसका नंबर कितना है? 5 है। आओ बनवाओ, बोलो 1s2 2s2 2p1। 1 क्यों लिख दिया भैया? 2 और 2 4 और एक 5 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। अब करना क्या है? कह रहा 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं निकालनी है। कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4। N L M S मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण। क्या करो, विन्यास गया किनारे, 2p1 है आखिरी में। यहां पे हमने लिख लिया 2p1। क्या लिख लिया? 2p1। अब देखो कैसे मान निकलेगा। N L M S 4 संख्याएं मेरे भाई होती हैं। हम चारों के आपको बता दे रहे निकाल के। जो यहां पड़ोस में लिखा होता है वो N का मान होता है। पड़ोस में कितना लिखा है? 2 लिखा है। N का मान कितना हो गया? 2 हो गया। कल आपको टेबल बताई थी, नहीं देखा क्लास तो कोई बात नहीं है। देखो टेबल होती है S P D F। 4 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें उपकोष कहते हैं। S P D F S P D F 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। तो L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2, F के लिए 3। तो P के लिए कितना? 1। तो बताओ क्या करोगे? P है यहां पे लिखा हुआ है, देखो P लिखा है, तो P के लिए कितना हो गया? 1 हो गया मेरे भाई। अब क्या चाहिए हमें? M चाहिए। M के लिए आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। बताओ, हमने आपको बताया था S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। D में कितने होते हैं? 10 होते हैं। F में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड नाम का एक आदमी था। हुंड ने कहा एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। एक डब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा यानी क्लॉकवाइज, एक उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज। लो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो S में डब्बा कितना बनेगा? 1। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कैसा आएगा? सीधा, एक कैसा आएगा? उल्टा। ठीक भाई, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कतई रट लो, इस चीज को रट लो, खर्रा बना लो, पर्ची बना कर रख लो। S में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 डब्बा बनेगा। P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो डब्बे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। किसी के सामने डब्बा मत कहते ना, गौवा कहेगा वो। ऑर्बिटल कहोगे आप। क्या कहोगे? ऑर्बिटल। सर जी आप क्यों कह रहे हैं? अरे हमारा कोई क्या कर लेगा यार, हम अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम डब्बा कहें, ऑर्बिटल कहें, कुछ भी कहें। लेकिन स्कूल में अगर आपने टीचर के सामने कह दिया तो वो कहे गौए हुए हो क्या? डब्बा क्या होता है? बॉक्स होता है, बॉक्स। आपको एक कहानी बताएं छोटी सी, यार क्लास बड़ा हो जाएगा, रहने दो फिर कभी बताएंगे। यहाँ देखो,
डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डब्बे कितने बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो डब्बे कितने बनेंगे 7। ये आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में हमने इसे डिटेल में बता भी रखा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन भरने का भी तरीका आपको बताया था कि भैया जैसे कन्या खिलाते हो वैसे इलेक्ट्रॉन भर दो। पहले सबको एक एक पूड़ी दी जाती है, फिर दोबारा से दोहराया जाता है, थोड़ा एक रख लो एक लो। अब सामने वाला भी लेना चाह रहा होता है, लेकिन कुल मिला के जो है वो थोड़ी नौटंकी करता है, नहीं नहीं बस बस अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, आज मेरा ले लो कि चलो अच्छा फिर दे रहा हो तो रख लो। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसे पहले एक एक पूड़ी 1 2 3 फिर 4 5 6 ऐसे करके भरा जाएगा मेरे भाई। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डब्बे कितने बनते हैं 3 डब्बे बनते हैं पी में। ठीक, अगर आपको ये सारी चीजें पता है, अच्छी बात, नहीं पता है तो साइड में अपने शॉर्ट नोट बनाते हुए चला करो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पी है तो पी में डब्बे कितने बना दिए, देखो 3 डब्बे बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया। एम का मान हमेशा एल के मान पे निर्भर करता है, प्लस एल से शुरू होता है, माइनस एल पे खत्म होता है, जीरो संग में आता है। एल का मान कितना है 1, तो डब्बे के नीचे लिख दिया +1, फिर लिख दिया 0, फिर लिख दिया -1। ठीक है, तो बताओ इस ये इलेक्ट्रॉन है, इसके नीचे कितना आ गया +1, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, m का मान हो जाएगा प्लस का 1। सर जी अगर माइनस का मान हुआ तो मेरे भाई माइनस के मामले में अगर आप देखोगे तो चाहो तो -l से +l भी लिख सकते हो। -l से अगर +l आप लिखोगे तो क्या आएगा -1 0 +1, कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहे माइनस से शुरू करो चाहे प्लस से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एस का मान कैसे निकालते हैं, आपने देखा ये डब्बा है, थोड़ा सा खिच्चू ज्यादा मच गया, समेट दे रहा है। मान लिया आपने देखा ये डब्बा है, ठीक, इस डब्बे में सीधा इलेक्ट्रॉन है पहला, तो सीधे के लिए मेरे भाई प्लस का 1/2 होता है, उल्टे के लिए माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इसके लिए हम लोग मान रख देंगे एस का कितना, प्लस का 1/2। यानी अगर हम आपसे सरल भाषा में कहें कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन मतलब क्वांटम संख्याएं निकालोगे, तो क्या था बताओ, लाइन से बताओ क्या था बताओ। सबसे पहले बोरान का विन्यास बनाया, कितना बनाया मेरे भाई 1s2 2s2 2p1, कोई दिक्कत। आखिरी वाला काहे में जाएगा 2p में जाएगा, क्या लिख लिया 2p1 लिख लिया। n का मान जो यहाँ पड़ोस में कोने में लिखा होता है क्या होता है n का मान कितना रख दिया मेरे भाई 2 रख दिया। टेबल बनाओगे SPDF, S के लिए 0 1 2 3, P का मान कितना होता 1, तो L की जगह कितना रख दिया 1 रख दिया। M का मान किस पे निर्भर करेगा L के मान पे, कहां से शुरू +L से, कहां पे खत्म -L पे। लेकिन P में कितने डब्बे बनते हैं 3, कहां से शुरू किया देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दिया, +1 0 -1, तो मान कितना हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 1। इलेक्ट्रॉन कैसा है सीधा है, तो S का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1/2, उल्टा होता तो माइनस के 1/2। ठीक है भाई, इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर है एल्कली मेटल ईसी का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर। ठीक है, तो एल्कली मेटल ईसी फॉर बैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है एल्कली मेटल के लिए। तो सर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एल्कली मेटल होते क्या है। एल्कली मेटल का 2 चीजें होती है मेरे भाई, एक होता है एल्कली मेटल और एक होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एक होता है एल्कली और एक होता है एल्केलाइन। इसे कहते हैं क्षार धातु, इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इन सबके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इन सबके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारे के सारे फर्स्ट ए ग्रुप में रखे जाते हैं, ये सारे के सारे सेकंड ए ग्रुप में रखे जाते हैं। आप 4th सेमेस्टर में हो, अब इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद दिला दे रहे हैं। एल्केलाइन कौन होते थे बताओ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब क्या हुआ करते थे, ये सब हुआ करते थे क्षार धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कौन होती थी, बेरिलियम होता था, मैग्नीशियम होता था, कैल्शियम होता था, स्ट्रॉन्सियम होता था, बेरियम होता था, रेडियम होता था, ये सब होते थे भाई। तो कुल मिला के कह रहा एल्कली मेटल का विन्यास कितना, तो NS1 S ब्लॉक के ये होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। इस वजह से इनके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से NS1 लिखा हुआ है। ठीक, एल्केलाइन वालों में कितने होते हैं 2 होते हैं, तो इनका विन्यास कितना हो जाएगा NS2, दोनों हमने एक में ही लिख दिए हैं। पेपर में अगर आप आए तो बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिलियम आ गया है। बेरिलियम के लिए फिर NLMS का मान पूछ रहा है, बहुत आसान है, जरा समझना। ठीक है, खास करके जिन लोगों का पेपर है, जो लोग रो रहे हैं नीचे कमेंट में सर जी कुछ कर दो और कैसे करें भाई, यार जितना हो पा रहा उतना कर रहा है। तो बेरिलियम सबसे बड़ी बात है हमारी तरफ लगती है MJPRU यूनिवर्सिटी, इसके पेपर 1.5-2 महीने बाद है भाई,
और पता नहीं कौन कौन सी आदमी कमेंट करता था, राम नारायण यूनिवर्सिटी और लोहिया यूनिवर्सिटी और जे यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी। भाई मेरे, अगर आपके MJP RU के पेपर है तो चिल करो, हम करा देंगे। और अगर और कोई यूनिवर्सिटी, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है उतना करा दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालना। लो भैया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 होता नंबर बेरिलियम का। देखो भैया, बेरिलियम का नंबर 4 लिख दिया, ठीक। क्या करोगे, 1s2, क्या करोगे, 2s2 कर दोगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं निकालनी है। अच्छा, 4 का मतलब चौथे वाले के लिए, तो चौथा वाला किसमें होएगा, चौथा वाला इसमें आएगा, ठीक। कैसे निकालेंगे जरा देखो, हम लोग लिखेंगे 2s2, जरा समझना। हमने लिखा 2s2, ठीक। अब देखना क्या करेंगे, जो यहां पड़ोस में लिखा होता है, पड़ोस में ये n का मान होता है, तो n का मान कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक। आपको टेबल बताई S P D F, ठीक। S बताओगे, यहां क्या करोगे, 0 1 2 3। S के लिए मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो L का मान कितना लिख लिया, 0 लिख लिया। क्या बनाओगे, डब्बा बनाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। M का मान किस पे डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा। जब L 0 है तो M भी क्या हो गया, 0। अब प्लस 0 से -0 क्या होगा, 0 तो 0 ही होगा ना मेरे भाई। फिर क्या रह गया, आखिरी में S रह गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा, जरा सोचो, 1s2, 2s2, जो दूसरा वाला होगा वो चौथा होगा, यानी ये वाला, ये उल्टा है। तो S का मान कितना हो जाएगा, -1/2। यानी अगर सीधा होगा तो +1/2, उल्टा कर दोगे तो -1/2, ठीक है भाई। तो जिन लोगों के भी पेपर हैं, जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं आपको देने की। देखिए रियलिटी है यार भाई मेरे, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होते हैं बहुत सारे, और टाइम की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा। ये कैसे आ रहा है, अगर तुम लोगों के पेपर ना होते तो शायद ये क्लास तुम्हें मिल ही नहीं पाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से 100% देने की, ठीक है भाई। तो आप कोशिश करिए। और ये हमने लगभग आपकी पहली यूनिट कवर ही कर दी है, 8 यूनिट है मेरे भाई। अगर आपके पेपर तक 2-3 भी हो गई तो पास होने भर का तो कराओगे ना, तो क्यों परेशान हो यार। डी ब्रॉगली इक्वेशन लागू होती है। डी ब्रॉगली एक आदमी था, उसने क्या कहा, उसने कहा जितने भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, थोड़ा समझाते हुए चलते हैं जरा, यहां देखो यार, जितने भी स्मॉल पार्टिकल कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दुनिया भर की नौटंकीबाजी। लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा क्या था, हम आपको ये बताते हैं। डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताया था। ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं द्वैती प्रकृति, और अपनी भाषा में कहें दोगलापन। होता क्या है, जिस किसी में देखिए 2 चीजों को कनेक्ट करेंगे हम। हमने लिखा मास, हमने लिख दिया पार्टिकल, उसके बाद हमने लिखी वेवलेंथ, और हमने लिख दिया वेव, ठीक है मेरे भाई। जिस किसी में मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, ये चश्मा दिख रहा था, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना, तो ये पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बना हुआ है। ये लाइट यहाँ पे लगी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना। लाइट जो आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा है, जो लगी हुई है लाइट काहे से मिलकर बनी है, पार्टिकल से, कणों से मिलकर बनी, तभी तो इसमें द्रव्यमान है मेरे भाई। वेवलेंथ क्या होती है, प्रकाश 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा हमारे पास आ रहा ना, 1 सेकंड यहां तक आने में कितना टाइम लगता है बताइए, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, लगभग 8 से 8.5 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश यहां तक आने में, पृथ्वी तक, ठीक है। यानी जो धूप आपको दिख रही होती है वो 8 मिनट पहले की होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य से यहां तक आने में कुछ टाइम भी तो लगेगा तुम्हारे पास। तो हुआ क्या भैया, जिसमें मास होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें वेवलेंथ होती है वो वेव कहलाती है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप, जैसे अंधाधुंध जो घूम रहे हैं, अंधाधुंध घूम रहे हैं, तो अपने पीछे तरंग छोड़ते हुए जा रहे हैं। यानी इनमें कण का गुण भी पाया जाता है, तरंग का मतलब वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर इनके अंदर पाए जाते हैं। इसे ही हम लोग डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दे दी, लैम्डा बराबर h/mb, लैम्डा बराबर h/mb, या फिर इसी को कहते हैं लैम्डा बराबर h/p। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिर देखिए, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन कब लागू होती है, वो पार्टिकल जो मोशन में और छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत सारे होते हैं, वो सारे के सारे, ठीक है भाई। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में किसने बताया, लो भैया डी ब्रॉगली ने बताया, ठीक है। उसके डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ये किसने प्रिंसिपल दिया, लो भैया यहां देखो, यहां लिखा हुआ है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने कल वाले क्लास में बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया कि अगर भैया स्थिति निकाल लोगे
तो वेग नहीं निकाल पाओगे, वेग निकाल लोगे तो स्थिति नहीं निकाल पाओगे। एक में भैया दोनों चीजों में एक ही निकल सकता है। अभी पंखा चला दें वेग निकल जाएगा, लेकिन फिर पर कौन सा कहां पे है, स्थिति नहीं निकाल पाएंगे। स्थिति निकालनी है, इस समय में पर दिख रहे हैं, पंखा बंद है, लेकिन फिर वेग नहीं निकाल पाओगे, वेग जीरो हो गया मेरे भाई। तो एक ही चीज आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दी कि ये रही स्थिति, वेग कहो या संवेग कहो एक ही बात होती, दोनों की जो गुणा है या तो बड़ी है या बराबर है h/4π के। ठीक है, ये इन्होंने अपना समीकरण दिया और बताया कि भैया दोनों में एक ही चीज हो सकता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अनिश्चितता की बात करी इन्होंने सर। ठीक है, इसी को कहा गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। फिर n क्या होता, हमने आपको बताया 4 क्वांटम संख्या होती, बोलो n l m s। n l m s कौन कौन सी, n l m s। n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l माने एजीमुथल क्वांटम नंबर, m माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s माने स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण, हिंदी वाले लोग सुन लो, मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण। तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही दिखाएगा। सेल का जो साइज है वो कौन दिखाएगा, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहा है यार, KLMN, n बताएगा। ठीक है सर। डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी है वो भी यही बताएगा। तो ऐसे पूछेगा n क्या दिखाता है, तो ये सारी चीजें n दिखाता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, BDKDN BSc सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है, फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर दिखाता है, यानी दूसरा वाला L वाला। अगर आपको नहीं पता तो हम यहां पे लिख के दिखाई दे रहे हैं, जो L है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसे दिखाता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल को दिखाता है, एंगुलर मोमेंटम को दिखाता है। ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल को कौन बताएगा, L बताएगा। L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। बढ़ती हुई एनर्जी का ऑर्डर बताओ, सबको पता S P D F, सबसे कम S, उससे ज्यादा P, उससे ज्यादा D, उससे ज्यादा F। ठीक है भाई। अगर M का मान L के टर्म में निकालना है, बस 2 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है मेरे भाई। इधर देखो, M का मान निकालना है L के टर्म में, तो फार्मूला होता है M बराबर 12+1। मान लिया किसी ने कह दिया L का मान 3 है, M का बताओ, रख दो मेरे भाई, 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगला देखिए, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3s से कम है, क्यों, बेहतरीन सवाल। n+l का नियम होता है, यहां देखो भाई क्या होता है n+l का नियम। n+l का मान जिसके लिए कम होएगा वो पहले भरा जाएगा, जिसके लिए ज्यादा वो बाद में। लो यहां कौन है 4s, यहां कौन है 3s, ये लिख दिया 4s, ये लिख दिया 3s। nl का मान चाहिए, nl का मान चाहिए, बताओ। चिल्लाने लगा करो बीच बीच में, मम्मी देख रही हो, लगे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा, भौरा का कतई। बताओ जो पड़ोस में लिखा हुआ है वो क्या है, n है मेरे भाई। पड़ोस में लिखा है वो क्या है, n है। बताओ कितना लिखा है, 4। यहां पड़ोस में कितना लिखा है, 3। टेबल बनाओ, S P D F 0 1 2 3। S के लिए कितना होता है, 0। S के लिए कितना होगा, 0। n+l कितना हो जाएगा, 4 + 0 यानी 4, इधर 3 + 0 यानी 3। किसके लिए कम है, इसके लिए मान कम आया, इसके लिए मान कम आया, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है भाई, सीधी सी बात है। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3s से कम है, क्योंकि n+l का मान 4s के लिए कम है। ये बता रहा, नहीं सर ये गलत क्वेश्चन लिख गया है। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3s से अधिक होगी, कम नहीं होगी भाई। क्यों कम होगी, और 4s का मान भी अधिक होगा, यानी अरे यार निकाल के देख लो ना, कैसे निकालोगे बताओ। 4s है, पड़ोस वाला n है, टेबल से l का मान 0 है, तो इसके लिए कितना आएगा, 4 आ जाएगा, उसके लिए 3। जिसका मान कम उसकी एनर्जी कम, बात खत्म हो गई सर। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12+1, बिल्कुल आसान। लो यहाँ देखो, मिनट से पहले आंसर लो, यहाँ देखो, बताओ S P D F, L का मान बताओ, 0 1 2 3। S के लिए मान कितना है, 0, ले रख दो, 2 × 0 + 1 यानी कितना आ गया, 1। ये तो 0 ही हो गया, तो S में डब्बा कितना बनेगा, 1। बताया ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब होता है डब्बा। तो ऑर्बिटल का नंबर, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसे सही करिएगा। ऑर्बिटल का नंबर कैसे निकालेंगे, 12+1। P के लिए 1 रख दो, बताओ, 2 1 2 और 1 3, तो इसमें डब्बे कितने बनेंगे, 3। D के लिए 2 रख दो, 2 दूनी 4 और 1 5, डब्बे कितने बनेंगे, 5। ऐसे इसमें बन जाएंगे 7। तो ये क्वेश्चन सही कर लेना, ऑर्बिटल का नंबर पूछ रहा है। ठीक है भाई।
ओ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। अनपेयर्ड का मतलब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ। लो भैया यहाँ देखो, ऑक्सीजन का विन्यास बनवाओ। बताओ ऑक्सीजन का विन्यास बनेगा कितना? 1s2 2s2 2p4, p में डब्बे बताओ 3, 1 2 3 4, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ 2। जे लो आंसर, मिनट से पहले आंसर। ऐसे केवल आपको गाना सीख लेना, गाना गाओ मेरे संग में। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, बात खत्म है। 5s के लिए l का मान बताओ। s के लिए टेबल से देखो मान कितना होता है, 0, बढ़ाओ। उसके बाद मेरे भाई एक फंक्शन दे रखा है आपको, साई जो फंक्शन है वो x और t का है। x मतलब पोजीशन और t मतलब समय। कोई वेव फंक्शन है तो इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे यानी लगातार होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने, ठीक है भाई। रेडियल वेव फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो रेडियल वेव फंक्शन n और l के मान पर डिपेंड करता है। फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन बता, 4 सेल होते हैं मेरे भाई, आपने पढ़े हैं जो K L M N। इलेक्ट्रॉन बताओ 2 8 18 और 32। तो चौथे वाले में कितने होते हैं? 32। इसके लिए भी फार्मूला होता है बोर-बरी योजना 2n²। यहां पे रख दो 4 4 चौक 16, चौथा पूछ रहा ना तो 4 रख दो n के, 4 चौक 16 दूनी 32, ऐसा करके निकाल सकते हो। और आखिरी में Fe डबल पॉजिटिव में डी इलेक्ट्रॉन बताने। ले Fe डबल पॉजिटिव में डी में इलेक्ट्रॉन, Fe डबल पॉजिटिव में आपको बताने हैं डी के इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो Fe का नंबर 26, विन्यास बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। 2 प्लस का मतलब किसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 आंसर हो जाएगा। देखो 6 आ गया, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे पहली यूनिट से। अब इसका एक पार्ट हम और बनाएंगे डे 3, फिर ये यूनिट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। डिटेल में पढ़िए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे पढ़ लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे इसकी थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं हम सब, साथ में पढ़ाते हुए चलेंगे। चाहे तो कोर्स वगैरह में इनरोल कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी बहुत डिटेल में 30 दिन जो है अंधाधुंधी मचने वाली है। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं उन्हें हम बता दे रहे हैं, ये अलग ही फोल्डर हमने बना दिया है, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप देख लोगे वहीं पर, और जो आपके क्लासेस हैं वो अलग से चलते रहेंगे। फाइल्स नाम के फोल्डर में आपको सारे के सारे जो जितने भी PDF नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए केवल एक काम है, जाना है, सर्च करना है टेलीग्राम पे BDKDN BSc, आराम से वहां पे PDF आपको मिल जाएगी। देर के लिए सॉरी, 5 बजे आपके क्लास का टाइम था, बनाते बनाते ये क्लास ही लगभग आधे घंटे से ऊपर का हो गया होगा। तो रियलिटी है मिलते मिलते 8 साढ़े 8 भी शायद बज गया हो, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल मिलते हैं कल फिर। कहते नहीं है मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मिलते हैं एक नए क्लास में कल शाम को 5 बजे, कोशिश रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं भैया, चलो बढ़ाओ।